नमस्कार पढ़ंतुओं, स्वागत है आपका द पढ़ंतु क्लासेस के आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रेखा चित्र या लाइन ग्राफ से संबंधित प्रश्न जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे। ठीक, देखिए लाइन ग्राफ होता किस प्रकार से वो मैं आपको एक बार बता दूं कि इस तरीके से दो एक्सिस आपको दिया गया है, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष बोला जाता है, एक्स एक्सिस बोलते हैं। इस वाली लाइन को वाई अक्ष या वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पे दो प्रकार की जानकारी दी रही होगी और दो प्रकार की जो जानकारी है उससे संबंधित पॉइंट्स यहां पर एक ग्राफ में के सहारे आपको दिया रहेगा। जानकारी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि किसी कंपनी के उत्पादन को दिखाया जा रहा हो सकता है कि किसी कक्षा में अलग अलग छात्रों के अंक यहां बताए जा रहे हो सकता है कि किसी परीक्षा में छात्रों को जो अंक मिले हैं उनका अनुपात बताया जा रहा हो। तो अलग अलग जानकारी ग्राफ में आपको दी रहेगी और इसके आधार पे फिर आपको प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका उत्तर आपको देना होता है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क्स या अंकों की यदि हम बात करें तो उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई एक ग्राफ के अंदर पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जुड़े हुए होते हैं। तो यदि एक प्रश्न मान लेते हैं 2 नंबर का वेटेज जनरली रहता है एग्जामिनेशन में, तो यदि 5 प्रश्न दिए हैं तो 10 नंबर का वेटेज हो गया। यदि 4 प्रश्न है तो 8 नंबर का वेटेज हो गया। 3 प्रश्न है तो 6 नंबर का वेटेज हो गया उसके अंदर पे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर करने के लिए आप जितनी भी यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अनुसार आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। पहला प्रश्न में क्या दिया गया है इंफॉर्मेशन, नीचे दिए गए ग्राफ में या चित्र में किसी एग्जाम में स्टूडेंट्स या छात्रों के द्वारा इतिहास, हिस्ट्री सब्जेक्ट और भूगोल, जियोग्राफी सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों का रेशियो दिया गया है, उसका रेशियो दिया गया है। ठीक है, इसके आधार पे क्वेश्चन का आंसर हमको करना है। अब देखिए ग्राफ में क्या बता रहा है, कितने स्टूडेंट का दिया हुआ है, 7 स्टूडेंट का। तो ये देखो स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस लाइन पे जो दिया है वो दिया है स्टूडेंट नंबर। ये जो है वो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अनुपात। किसका अनुपात दिखा रहा है, जैसे ये स्टूडेंट नंबर 1 है तो स्टूडेंट नंबर 1 को हिस्ट्री में जितना नंबर मिला, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में उसको मिल गए 5 नंबर, या चलिए हिस्ट्री में उसको मिल गए 100 में से 50 नंबर, और भूगोल एग्जाम में उसको 100 में से कितने नंबर मिल गए, मान लीजिए 40 नंबर मिल गए। तो 50/40 यानी 50 को 40 से भाग दे दिए और जितना नंबर मिला वो यहां पे पॉइंट आउट कर दिए। और यहां पर स्टूडेंट 1 के लिए ग्राफ के अनुसार जितना आ रहा है वैल्यू उसको यहां पे एक पॉइंट बना दिया गया। तो इस तरीके से ये लाइन ग्राफ प्रिपेयर किया है। यानी जैसे स्टूडेंट नंबर 1 के लिए हम 0.65 देख रहे हैं, तो ये 0.65 ये पहले नंबर के स्टूडेंट को इतिहास में जितना नंबर मिला, हिस्ट्री में जितने मार्क्स मिले और भूगोल में या ज्योग्राफी में जितने नंबर मिले, दोनों नंबरों को एक दूसरे से, यानी इतिहास पहले बाद में भूगोल, डिवाइड कर दिया गया हिस्ट्री बाय ज्योग्राफी और वैल्यू को यहां रखा गया। वैसे ही दूसरे स्टूडेंट का, वैसे ही तीसरे स्टूडेंट का, चौथे स्टूडेंट का, 5वें स्टूडेंट का, 6वें स्टूडेंट का और 7वें स्टूडेंट का है। अब हम रेशियो के आधार पे एक चीज जानते हैं कि रेशियो में सामान्यतः यदि ऊपर की संख्या, जैसे आप देखें ऊपर मैं रखता हूं 8 और नीचे मैंने रखा 4, ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की संख्या छोटी है, तो जो आने वाला उत्तर है वो आएगा आपका, जैसे यहां आ रहा है 2.0, यानी आने वाला आंसर 1 से बड़ा आ रहा है। और दूसरी और एक चीज समझ लीजिएगा कि यदि इसी को मैं उल्टा कर दूं, यदि मैं ऊपर लिखता हूं 4 और नीचे मैं लिखता हूं 8, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, यानी ऊपर की संख्या छोटी है तो उत्तर अब इसका आ जाएगा 0.5 यानी <1। तो एक चीज आप समझ लेंगे अनुपात में कि जब आप दो संख्याओं का रेशियो या अनुपात निकाल रहे हो, यदि ऊपर की संख्या बड़ी है, ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की संख्या के कंपैरिजन में, तो जो अनुपात का उत्तर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। और यदि ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी है, जैसे ये सेकंड वाले केस में 4/8 या 1/2 में, तो जो आंसर आएगा अनुपात का रेशियो का, वो उत्तर जो है, वो आंसर जो है वो 1 से क्या होगा, छोटा आएगा, <1 आएगा। ठीक, तो अब
इन इंफॉर्मेशन के आधार पे अब क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो अब देखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताया, इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो स्टूडेंट नंबर 1 है वो 0.65 आ रहा है, इसका मतलब उसको इतिहास में कम मिला है और भूगोल में ज्यादा मिला है। दूसरा जो स्टूडेंट है, इसको भी इतिहास में कम मिला है, भूगोल में ज्यादा मिला है। तीसरा स्टूडेंट को भी इतिहास में कम मिला है और भूगोल में ज्यादा मिला है, क्योंकि इन सभी का आंसर 1 से छोटा आ रहा है। अब यदि चौथे स्टूडेंट की बात करूं, पांचवें स्टूडेंट की बात करूं और सातवें स्टूडेंट की बात करूं, तो इनके जो अनुपात का वैल्यू यहां पे दिया है ग्राफ में, वो 1 से अधिक है। इसका मतलब ये इन स्टूडेंट को 1, 2 और ये 3 स्टूडेंट है जिनका अनुपात 1 से अधिक है। इसका मतलब इनको इतिहास में ज्यादा मिला है इनके भूगोल वाले नंबरों के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से रेशियो को आप एनालिसिस करोगे। अब चलिए आ जाते हैं प्रश्नों पे, प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऐसे विद्यार्थी कितने हैं, कितने हैं, सिर्फ हमको काउंट करके बताना है कितने हैं, ठीक है, जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इतिहास में जिनको ज्यादा मिला है, भूगोल में कम मिला है। तो इतिहास में कम, भूगोल में ज्यादा, यानी जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, जो रेशियो है वो कैसा हो जाएगा? इतिहास में अधिक अंक बोल रहा है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज्यादा, यानी रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा रेशियो 1, 2, 3 जगह पे दिख रहा है। कौन कौन से के लिए? 4th नंबर का स्टूडेंट, 5th नंबर का स्टूडेंट और 7 नंबर का स्टूडेंट। तो 3 स्टूडेंट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 छात्र या 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इतिहास में ज्यादा नंबर मिले हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए? इसका जस्ट अपोजिट, इतिहास में अधिक, इतिहास में कम, भूगोल में कम, भूगोल में अधिक। तो इसका मतलब यहां पर इतिहास में कम मिला है, मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे छात्रों को बताना है हमें। अच्छा, इसमें बोला है किन छात्रों ने, मतलब यहां हमको स्पेसिफाई करना है, पहले वाला है क्या, यहां का दूसरा नंबर का स्टूडेंट है क्या, तीसरा नंबर का स्टूडेंट है क्या, ये बताना है। तो आप देखो, पहले नंबर का स्टूडेंट, दूसरे नंबर का स्टूडेंट, तीसरे नंबर का स्टूडेंट और छठे नंबर का स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ, ये वो स्टूडेंट हैं जिनको रेशियो 1 से कम मिला है, यानी इनको भूगोल में ज्यादा मिला है और इतिहास में कम मिला है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ, यानी कुल 4 स्टूडेंट हैं जिनको कि इतिहास में कम मिला है और उनको ज्योग्राफी में या भूगोल में अधिक मिला है। तीसरा क्वेश्चन, छात्र 3 से 4, थर्ड स्टूडेंट से फोर्थ स्टूडेंट के लिए भूगोल में प्राप्त अंकों की प्रतिशत बढ़त, है ना, तो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में कितने अंकों की बढ़त उसको ओवरऑल हो रही है वो यहां पर देखना है। तो अंक तो हमें अलग से दिए नहीं है, तो हमको रेशियो को ही बेस करना होगा। तो छात्र 3 से 4 यानी 0.35 से फोर्थ वाले को मिल रहा है 1.25, 0.35, 1.25। तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो मिलेगा 0.90 और 0.90 इंटू 100 यानी 90% की बढ़त है। ठीक बात है, 90% की बढ़त हो रही है। कहां से कहां? छात्र 3 से छात्र 4 की तरफ जब हम अनुपात पे जा रहे हैं तो। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो दिया है क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास अनुपात भूगोल के मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात का अंतर। तो यहां पे पूरे ओवरऑल को देखिए, सबसे ज्यादा अनुपात दिख रहा है 1.55 सातवें स्टूडेंट का, और सबसे लोअर दिख रहा है स्टूडेंट नंबर 3 का 0.35। तो केवल इनका डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इनका अनुपात तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, हमें कुछ अनुपात निकालने की जरूरत नहीं। इसमें से मैक्सिमम वाला और इसमें से ये जो मिनिमम वाला है, इनका डिफरेंस हमको लेना है, और ये रहा वो डिफरेंस 1.55 सेवंथ नंबर के स्टूडेंट का, 0.35 थर्ड नंबर के स्टूडेंट का, दोनों का डिफरेंस हो गया 1.20। ये डिफरेंस हो गया दोनों के अनुपातों का, मार्क्स के रेशियो का। पांचवा और आखिरी प्रश्न, यदि छात्र 4 को भूगोल में 60 नंबर मिलते हैं तो उसको इतिहास में कितना मिला होगा? यदि चलिए अब छात्र 4 का जो अनुपात दिया है वो दिया हुआ है आपको 1.25। ये 1.25 जो दिया है वो हिस्ट्री बाई ज्योग्राफी यानी इतिहास अनुपात भूगोल का है। भूगोल को यदि मैं ट्रांसफर करता हूं राइट साइड में इस तरीके से लिखते हुए, तो भाग में है, गुणा में जाएगा, तो हिस्ट्री बराबर हो गया 1.25 इंटू क्या हो गया, यहां मैंने भूगोल के अंक कितने दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भूगोल में बोल रहा है कि यदि उसको 60 मार्क्स मिले हों
तो चलिए उसके मार्क्स को लिख दिए। तो 1.25 इंटू 60 कितना हो गया? 75.00। यानी उसको फिर इतिहास में कितने मिले होंगे? 75 अंक मिले होंगे, तभी 75/60 आप करोगे तभी 1.25 आएगा। तो इस तरीके से आप देखो, अनुपात का भी उपयोग हो रहा है, प्रतिशत का भी उपयोग हो रहा है। दिए गए क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन आपका लाइन ग्राफ का है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अब लाइन ग्राफ पे यहां पे दो कंपनियों के इंफॉर्मेशन हमको ग्राफ पे दिए हुए हैं। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन पे हमने देखा कि एक ही लाइन ग्राफ दी हुई थी, एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी, स्टूडेंट और उनके मार्क्स का अनुपात। अब देखो निम्न ग्राफ में 2010 से लेके 2015, 2010 से 2015 तक के कंपनी एक्स और वाई द्वारा अर्जित किया हुआ प्रतिशत प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट या प्रतिशत लाभ, वो यहां पे दिया गया है और उसको बेस बना के हमको क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए सिंबल समझ लीजिए, ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये कंपनी वाई को शो कर रहा है। यहां पे जो ये स्क्वायर बना हुआ है, जो इस तरीके से पूरा फील्ड है, ये कंपनी वाई का प्रतिशत लाभ बता रहा है। और एक जो ब्लैंक है वो भी एक साइन जो दिया हुआ है, ये आपका कंपनी एक्स का प्रतिशत लाभ बता रहा है। 2010, 11, 12, 13, 14, 15 कुल 6 ईयर का। तो इधर ईयर्स लिखे हुए हैं, इधर आपका जो है वो परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है। अब यहां पे जैसे दिया हुआ है, जैसे कि एक्स कंपनी की बात करें तो एक्स कंपनी को 2010 में 40% का लाभ हुआ था, 40% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 45 जो है 2011 में 45% का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, 55% का प्रॉफिट 2012 में हुआ, 2013 में आपका 50%, 2014 में 65% और 2015 में 50% प्रॉफिट हुआ है। उसी तरीके से उत्पादन में ही आपका कंपनी वाई को 2010 में 45%, 2011 में 35%, 2012 में 50% और भी इस तरीके से प्रतिशत लाभ को दिया गया है और उन पॉइंट को जोड़ करके इस तरीके से ग्राफ बनाया गया है। बात आ रही है समझ में? अब देखिए कि इस के बेस पे क्वेश्चन कैसे होगा। एक चीज और यहां पर हम समझ लेते हैं कि यहां पे आय और व्यय यानी इनकम और एक्सपेंस को भी समझना जरूरी है। तो जब इनकम पूछी जाएगी तो इनकम यानी कि यहां पर हमें निकालना होगा सेलिंग प्राइस, इनकम पूछा जाएगा तो। और जब खर्च पूछा जाएगा तो खर्च का मतलब यहां पर हो जाएगा क्या? कॉस्ट प्राइस, लागत। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी किसी सामान को लेने में जो हम खर्च करते हैं वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। जबकि जब हम सेल करने के बाद जो इनकम करते हैं वो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पे लाभ का कंसेप्ट आ रहा है, तो यहां पे प्रॉफिट लॉस के लैंग्वेज में हम थोड़ा सा इसको आसानी से समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पूछ रहा है कि यदि कंपनी वाई का खर्च सन 2011 में 200 करोड़ रुपए था। ठीक है, कंपनी वाई का जो एक्सपेंस है, जो खर्च है उसका, वो 2011 में 200 करोड़ रुपए था। तो 2011 में कंपनी की इनकम क्या थी? ठीक है, मतलब क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और कॉस्ट प्राइस को जो है वो 200 करोड़ रुपए करके आपको मूल्य यानी प्राइस के फॉर्म में आपको दे दिया गया है। तो कंपनी वाई की बात हो रही है, तो चलिए आ जाते हैं इंफॉर्मेशन पे। 2011 में कंपनी वाई का खर्च क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 220 करोड़ रुपए था। ठीक है, 220 करोड़ रुपए था यहां पर, 220 करोड़ रुपए। ओके, तो 2011 पे और 2011 का प्रतिशत लाभ कितना था वो यहां से देख लीजिए। कंपनी वाई का, कंपनी वाई यानी स्क्वायर वाला शेप होगा पूरा फिलअप किया हुआ, तो 2011 में दिख रहा है 35%, 35% का प्रॉफिट था। तो प्रतिशत लाभ मिल गया और खर्च मिल गया 220 करोड़ रुपए। अब यहां पे देख लीजिए कि किस तरीके से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमको निकालना है और फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक बात है। तो ये जो खर्च हमें दिया गया है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लागत जो है वो दिया हुआ है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस या खर्च, लागत है ना, वो दिया हुआ है। तो 220 करोड़ रुपए हमने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के प्लेस पे रख दिया। प्रॉफिट दिया है 35, तो 100 प्लस 35 यानी 135 और 135 बाई 100 यानी 1.35 होगा।
दोनों को गुणा करने पर हमें मिल रहा है 297 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब है कि पूछा जा रहा है कि कंपनी की इनकम या आय क्या थी, तो कंपनी की इनकम थी 297 करोड़ रुपए। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस का यह फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को जरूर आप ध्यान पे रखिएगा, आगे आने वाले प्रश्नों में भी हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और मान लो इन्हीं प्रश्नों में लाभ के अलावा यदि सपोज यही क्वेश्चन हानि यानी लॉस परसेंटेज के फॉर्म में दिया होता तो फॉर्मूला सेम होता, यहां पे प्लस प्रॉफिट के प्लेस पे माइनस लॉस कर देते बस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत, या यदि लॉस दिया होता यानी हानि प्रतिशत दिया होता तभी भी हम इसको उपयोग करते इसी तरीके से। चलिए आगे आ जाते हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन में 2011 यानी 2011 की इंफॉर्मेशन के बेस पे पूछा। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि 2013 ईयर 2013 में दोनों कंपनी की इनकम बराबर है, इनकम दोनों कंपनी की बराबर है, इनकम यानी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी बराबर बराबर मूल्य का इन्होंने सामान बेचा है या प्रोडक्शन किया है। तो 2013 में कंपनी एक्स का खर्च एक्सपेंस वाई के सापेक्ष अनुपात क्या होगा। यानी क्या पूछ रहा है यहां पे, कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है, यानी कंपनी एक्स का खर्च अनुपात या रेशियो वाई के सापेक्ष यानी कंपनी वाई का खर्च। ठीक बात है, कंपनी एक्स का एक्सपेंस डिवाइडेड बाई कंपनी वाई का एक्सपेंस, यानी कॉस्ट प्राइस एक्स का डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस वाई का। ठीक, तो देखो आई इक्वल है, इनकम इक्वल है, इसका मतलब है कि भाई सेलिंग प्राइस दोनों कंपनी का बराबर होगा। सेलिंग प्राइस यानी बराबर बराबर प्रोडक्शन इन्होंने या बराबर बराबर जो वैल्यू है प्राइस मनी उतना इन्होंने सेल किया है। तो अब देख लीजिए कि फिर से यही फॉर्मूले पे आ जाते हैं। अब इस फॉर्मूले पे यदि मैं कंपनी एक्स और कंपनी वाई के प्रॉफिट परसेंट को रखूंगा तो दो रिलेशन मिलने वाले हैं मुझको। ठीक है, उसको यहां पे डायरेक्ट मैंने यूज किया है, लेकिन मैं बता देता हूं कि किस तरीके से होगा। देखिए 2013 में कंपनी एक्स की बात कर लेते हैं, तो 2013 ये हो गया कंपनी एक्स का प्रॉफिट था 50% और 2013 में कंपनी वाई का ठीक उसके ऊपर देखिए ये 60% था। तो 100 प्लस 50% यानी 150, 150 बाई 100 यानी 1.5 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस एक्स के लिए कंपनी एक्स को पहले यदि मैं निकालता हूं, एक्स की बात पहले करता हूं, तो उसका सेलिंग प्राइस बराबर कितना आ जाएगा इस फॉर्मूले से, यहां पे 50 रखता हूं तो 150 बाई 100 यानी 1.5 इंटू सीपी। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया एक्स कंपनी का। वाई के लिए क्या हो गया, यहां 60 रखोगे तो 160 बाई 100 यानी 1.6 इंटू सीपी। तो ये कंपनी वाई का कॉस्ट प्राइस हो गया। तो और दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर है, आय बराबर है बोला है, यानी सेलिंग प्राइस कैसा है, इक्वल है। तो ये सेलिंग प्राइस जो है उसको हमने सीधा बराबर पे रख दिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें रेशियो निकालना है इनके खर्च यानी कि कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस एक्स और कॉस्ट प्राइस वाई को भी ट्रांसफर कर लेते हैं, गुणा में है भाग में आ जाएगा और 1.5 ट्रांसफर हो जाएगा। तो 1.6 डिवाइडेड बाई 1.5 यानी हो गया 16:15, 16 रेशियो 15, 16:15 ये अनुपात हो जाएगा कंपनी एक्स का खर्च वाई के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान रखिएगा, आपको देखिए प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला यदि आपको पता है तो बहुत आसान हो जाएगा, क्वेश्चन को आंसर करना इजी है। तीसरा क्वेश्चन देखें, देखिए इसमें 2011 के बेस पे पूछा, फिर 2013 के बेस पे पूछा, अब पूछ रहा है 2014 के बेस पे। 2014 में एक्स और वाई की इनकम का रेशियो दिया है, यहां बोला था बराबर है, यहां बोल रहा है उनका अनुपात दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस एक्स का और सेलिंग प्राइस वाई का रेशियो 2014 के रिस्पेक्ट में 3:4 यानी 3:4 दिया हुआ है। तो 2014 में उनके खर्च का अनुपात क्या होगा, यानी फिर से ये आपका सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, सेम सेकंड क्वेश्चन ही है, ईयर चेंज हो गया बस। और ये कंडीशन नहीं आई, यहां बोला गया था इनकम इक्वल है, यहां पे इक्वल नहीं है बल्कि उनमें जो रेशियो है वो दे दिया गया 3:4, 3:4।
तो फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं 2014 में इनका प्रॉफिट क्या क्या था। 50 था Y का और 65 था X का। तो 65 को यहां रखेंगे तो 165/100 यानी 1.65 आ गया X के लिए। Y के लिए 150/100 यानी 1.5 आ गया इंटू CP। तो क्या हो जाएगा 1.65 और 1.50 इंटू CPX CPY आ गया। ये सेलिंग प्राइस का, ये बराबर 3:4 दिया है, 3/4 क्वेश्चन के अनुसार। तो इसको हमने निकाल लिया। ग्राफ से सेलिंग प्राइस X का हो जाएगा बराबर 1.65 इंटू CP। इसी फॉर्मूले को फिर से यूज किए। 2014 में जो प्रॉफिट दिया हुआ है लाइन ग्राफ में हमको, उसमें दोनों कंपनियों का स्पेसिफाइड है। 50% जो प्रॉफिट है वो कंपनी Y के लिए दिया है और कंपनी X के लिए प्रॉफिट था 65% 2014 में। तो प्रॉफिट परसेंटेज को रख करके हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस यानी कंपनी के लिए इनकम और कॉस्ट प्राइस यानी कंपनी के लिए खर्च, उनका हमने क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया। ये रहा सेलिंग प्राइस ऑफ X बराबर हो जाएगा 1.65 इंटू कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस Y कंपनी के लिए क्या हो जाएगा 100 प्लस आप देखो 50, तो 150/100 यानी 1.5 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये दोनों रिलेशन लिए और उनको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें कुल मिलाकर जो अनुपात यहां पे मिलेगा वो मिलेगा 15:22, 15:22। तो देखिए ये एक फॉर्मूला का यहां पे यूज किया है हमने प्रॉफिट वाला, और साथ में रेशियो भी यूज हो गया साथ में ही। तो इनके बेसिस पे आप इस तरीके से क्वेश्चंस के आप आंसर कर सकते हो। तो लाइन ग्राफ में जनरली दो टाइप के पैटर्न बनते हैं। एक बनता है कि लाइन ग्राफ में आपको किसी एक प्रकार की इंफॉर्मेशन दी होगी, यानी एक ही लाइन बना होगा और एक इंफॉर्मेशन होगी, या जैसे यहां पे दो कंपनियों के प्रॉफिट को दिया गया है या दो कंपनियों के लॉस को दिया गया है। अब यदि इसको तीसरी कंपनी को भी इसी ग्राफ में ड्रॉ कर दें तो ये मल्टी ग्राफ हो जाता है, एक से अधिक लाइन वाला ग्राफ हो जाता है। तो ये दो प्रकार के प्रश्न लाइन ग्राफ के अंदर आते हैं, और क्वेश्चन जो दिए गए इंफॉर्मेशन है उसमें डेफिनेटली 2 या 2 से अधिक प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान पे रखिएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करें। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जैसा हमने देखा है लाइन ग्राफ रेखा चित्र पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, टेबुलर फॉर्म का होता है या टेबुलेशन का होता है। तो देखिए सारणी में कुछ जानकारियां आपको दी जाएंगी और उन जानकारियों के आधार पर, उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको उस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको आपको आंसर करना होगा। ये भी क्वेश्चंस यहाँ पर भी इस तरीके से होते हैं कि एक दी गई टेबल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस पर एक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ हमें कोई ग्राफ देखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी है, और इसी को यदि ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया गया तो फिर लाइन के फॉर्म में या बार ग्राफ के फॉर्म पे दिया रहता है। तो यानी एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीकों से एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकता है। तो एक फॉर्म क्या हुआ, टेबुलेशन वाला फॉर्म। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई टेबल में या सारणी में 3 स्टेट्स ए, बी और सी है। 3 स्टेट ये हो गए ए, बी और सी, कोई 3 स्टेट है। उन 3 स्टेट में ईयर 2006 से 2009 यानी वर्ष 2006 से 2009 यानी 4 वर्ष हो गए, 2006, 2007, 2008 और 2009 के बीच चावल उत्पादन, राइस प्रोडक्शन टन में कितना कितना हुआ है वो यहां पे दिया गया है। मतलब इस तरीके से है कि जो ए स्टेट है वहां पे 2006 में 5.6 टन चावल का उत्पादन या प्रोडक्शन हुआ था। 2007 में 3.7 टन का चावल या राइस का उत्पादन या प्रोडक्शन हुआ था। 2008 में 4.6 टन और उसी तरीके से 2009 में 7.3 टन चावल का उत्पादन हुआ था। उसी तरीके से बी के लिए दिया हुआ है और सी के लिए भी दिया हुआ है। तो ये टेबल पे स्टेट दिए हुए हैं और इस साइड पे आपका ईयर दिया है और ये प्रोडक्शन बता रहा है, उत्पादन को बता रहा है। इस सारणी को ध्यान से पढ़ते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो इस पर बेस्ड टोटल 3 क्वेश्चन थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन बोला है स्टेट सी यानी ये वाला लाइन, स्टेट सी के सभी वर्षों को यानी कि 6, 7, 8, 9 चारों ईयर का जो प्रोडक्शन हुआ था, जो उत्पादन हुआ था, उसको एक साथ ले लेते हैं। तो हमें बताना है कि ओवरऑल
स्टेट सी का सारे ईयर्स का एवरेज प्रोडक्शन या औसत उत्पादन टन्स में कितना हुआ। तो हमको पता है औसत कैसे निकालते हैं, दी गई सभी संख्याओं को जोड़कर काउंट करके कुल संख्या के बराबर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। यही तो एवरेज का डेफिनेशन है, परिभाषा है। तो देख लीजिए स्टेट सी के 4 वैल्यू 3.8, 7.4, 5.9 और 3.1 हमने ले लिए, टोटल किए और उसको 4 से हमने डिवाइड कर दिया। तो कितना हो गया, 5.05 टन हो गया। तो आप देख लीजिए टोटल आप करोगे तो 8, 4, 12, 12, 9, 12 और 10 सीधा 22 यानी 2 आएगा, और 2, 3, 5, 7, 12, 5, 17 और 17 और 3 20 आ जाएगा। उसको फिर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5.05 टन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है तीनों स्टेट्स के बेस पे, तो बोल रहा है 3 राज्यों ए, बी और सी के चावल उत्पादन को एक साथ लेने पर ईयर 2006 और 2008 के उत्पादन में कितना अंतर है। तीनों स्टेट ए, बी, सी लेना है, पहला काम। उसके बाद बोल रहा है ईयर 2006, ये ईयर 2006 का हो गया, 5.6 स्टेट ए का प्रोडक्शन, 4.7 स्टेट बी का प्रोडक्शन और 3.8 टन स्टेट सी का प्रोडक्शन। इसका टोटल प्रोडक्शन 2006 में, और 2008 मतलब 4.6, 8 और 5.9 टन, इनके टोटल का है ना, एक साथ लेने पर, यानी इनका टोटल ले लिए। 2006 और 2008 के प्रोडक्शन में या चावल उत्पादन में कितना डिफरेंस है, तो भाई 2008 का टोटल कर लिए, 2006 का टोटल कर लिए और उसके बाद दोनों का डिफरेंस ले लिए। तो रिजल्ट कितना आ जा रहा है, 4.4 टन आ जा रहा है। पहले इसको टोटल कर लिए 2008 का प्रोडक्शन और फिर 2006 का प्रोडक्शन का टोटल कर लिए, डिफरेंस आ जाएगा 4.4 टन। तो इतना डिफरेंस प्रोडक्शन में था, मतलब 2008 में 2006 के कंपैरिजन में 4.4 टन ज्यादा उत्पादन हुआ था यदि ओवरऑल की बात करें तो। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन पूछा है, देखिए प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज पे पूछा है। तो प्रतिशत वृद्धि हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंपेयर होता है तो किस तरीके से निकालते हैं, जिन दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो उनका डिफरेंस लेते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके सापेक्ष हमें प्रतिशत वृद्धि बतानी होती है, फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू, उसको बेस पे रखते हैं, आधार पे रखते हैं। तो चलिए यहां पूछा है कि राज्य बी, स्टेट बी का, तो चलिए स्टेट बी यानी मिडिल वाली लाइन, स्टेट बी का 2009 में 7 के कंपैरिजन में, देखिए 2009 का 7 के कंपैरिजन में, तो स्टेट बी में 2007 में 5.2 टन चावल हुआ था और 2009 में 6.5 टन चावल हुआ। तो दिख ही रहा है कि इंक्रीज हुआ है। तो ये इंक्रीज डिफरेंस निकालेंगे तो ये टन में तो मिल जाएगा, लेकिन परसेंटेज में हमको बताना है। तो कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे और बेस किसको करके हम वृद्धि बता रहे हैं, 2007 को बेस करके बता रहे हैं कि भाई 2007 से इतना ज्यादा हुआ, तो उसी को फिर बेस यानी आधार पे रखेंगे। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि 6.5 ये 2009 में प्रोडक्शन है स्टेट बी का, 5.2 ये 2007 में प्रोडक्शन है, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2007 का प्रोडक्शन इनटू 100। तो डिफरेंस आ रहा है 5 - 2 3 और 6 - 5 1, 1.3 बाई 5.2। तो ये आसानी से आप जानते हो कि आप भाग दोगे तो ये 4 टाइम जाएगा, 13 4 जा 52 हो गया, और 1/4 इंटू 100 मतलब कितना हो गया, 25%। तो 25% वृद्धि हुआ स्टेट बी का 2007 में जो प्रोडक्शन था उसके कंपैरिजन में। कितना अधिक बढ़ करके मिला, 2009 में 25% प्रोडक्शन बढ़ा स्टेट बी का, ये ध्यान पे रखिएगा। ठीक, तो ये 3 प्रश्न इसके अंदर पूछे गए थे इस टेबल के बेस पे, और इस तरीके से एवरेज का भी यूज हुआ, परसेंटेज का भी यूज हुआ और प्रोडक्शन का डिफरेंस का भी यूज हुआ। अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे टेबल के बेस पे एक क्वेश्चन दिया है। अब इसमें टेबल में क्या किया गया है कि बर्थ रेट यानी कि जन्म दर और डेथ रेट यानी मृत्यु दर को अलग अलग 10 ईयर के फॉर्मेट में हमें कुछ बर्थ रेट और आपका डेथ रेट यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर किसी प्लेस का दिया है, और उसके आधार पे हमको आंसर करना है एक क्वेश्चन का। तो नीचे दिया गया टेबल है, उस टेबल में पॉपुलेशन सबसे अधिक बढ़ी है इस दौरान, उसको यहां पर हमें बताना है। यानी हमको संख्या दी होती तब तो हम देखकर ऐसे ही बता देते कि जनसंख्या
कौन से डिकेड में ज्यादा रही है, लेकिन यहां पर हमें बताना है डेथ रेट और बर्थ रेट के बेस पे। तो भाई सीधी सी बात है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। जिसका पॉजिटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी जन्म दर और मृत्यु दर के डिफरेंस वैल्यू जहां पे ज्यादा होगी, वहां पे जन्म दर किससे अधिक होगा? मृत्यु दर से अधिक होगा, यानी कि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है कि डेथ रेट और बर्थ रेट का डिफरेंस ले लेते हैं, जहां पे इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस यानी इनका धनात्मक अंतर अधिक मिलेगा। ठीक है, वही क्या होगा, जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए कि भाई 100 मान लीजिए 3 जगहों पे पॉपुलेशन, 3 सिटी पे 100 हुए। पहली सिटी पे जो मृत्यु हुई 100 की तुलना में एक दिन में मान के चलते हैं 50 मृत्यु हुई, दूसरे में 40 मृत्यु हुई और तीसरे में 30 मृत्यु हुई। तो दोनों का डिफरेंस ले लिए, तो 100 जन्म और 50 मृत्यु, तो कुल बच गए 50 व्यक्ति। दूसरे कंडीशन में 100 जन्म और उसके बाद 40 जो है वो मृत्यु, तो कुल हो गए 60। और तीसरे में 100 जन्म और 30 मृत्यु यानी हो गए 70। तो ओवरऑल देखिए जो लास्ट वाला है सिटी, उसमें 70 व्यक्ति हैं, यानी पॉपुलेशन यदि हम देखें प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो सबसे अधिक कौन सी है? तीसरी कंडीशन में है। तो बस यही यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि यहां पर 1000 में जन्म और मृत्यु दर दिया हुआ है, रेट के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखिए 1961 से 71 के दौरान जन्म दर था पर 1000 39.9 और मृत्यु दर था 27.4। तो उसका डिफरेंस निकाल लिए तो आ गया 12.5। वैसे ही 71 81 वाले 10 वर्षों के अंतराल की बात करते हैं पॉपुलेशन में, तो पर 1000 जो हमारे पास जन्म दर है वो 41.7 है और मृत्यु दर कितनी है? 22.8 है। इनका डिफरेंस ले लिया तो हो गया 18.9। और तीसरा और आखिरी में उसी तरीके से 81 91 के डिकेड में 10 वर्षों के अंतराल में जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो हमने लिया 40, ये जो दिया हुआ है 41.1 और 18.9। तो आप ध्यान से देखिएगा, मृत्यु दर सबसे कम यहां दिख रहा है और जन्म दर सबसे अधिक वाली तुलना पे 41 वाले लाइन पे ये मिल रहा है। तो ये डिफरेंस सबसे बड़ा आ रहा है 81 91 का, वो डिफरेंस बच रहा है 22.2। तो पॉजिटिव डिफरेंस जहां पे इनका अधिक होगा वहीं पर जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी हुई मिलेगी, इंक्रीज्ड मिलेगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, किस वर्ष में पूछा है ना, इसके अनुसार जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी है इस दौरान, यानी कौन से ईयर के टाइम पे? तो 81 91 वाले डिकेड में 10 वर्षीय अंतराल में जनसंख्या अधिक बढ़ी है पॉजिटिव डिफरेंस के आधार पे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टेबल के बेस पर आपका परसेंटेज के यूज पे दे सकता है, औसत के आधार पर दे सकता है, परसेंट प्रॉफिट के आधार पर दे सकता है। तो इन इंफॉर्मेशन को आपको उसके अनुसार सॉल्व करना होगा। छोटे लॉजिक आपको बस लगाने हैं, लेकिन ये कनेक्टिंग क्वेश्चन होते हैं, लिंक आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो एक ही इंफॉर्मेशन पर आपको मार्क्स का अच्छा वेटेज मिल जाता है। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।